Let's revise audit of bank in the quickest way with tips and tricks. The first answer is why do we require special considerations to conduct audit of banks? बैंक का audit special क्यों है? You can remember in this way, new IT product is very risky. New stands for न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बेसिकली बैंक में हमेशा न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलप होती रहती है। उनका प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है? तो जो चीजें वो ऑफर करते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये उनके प्रोडक्ट्स है। तो वो हर बार नई स्कीम्स के साथ आते हैं, तो हर बार नए प्रोडक्ट्स डेवलप होते रहते हैं। इसलिए हमें हमारा ऑडिट भी हमेशा, ऑडिट प्रोसीजर्स भी अपडेट करते रहने चाहिए। सो न्यू आईटी प्रोडक्ट, आईटी स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंस ऑन आईटी। बैंक का सारा काम आईटी पे चलता है, टेक्नोलॉजी के बिना उनका कुछ हो नहीं सकता, तो ये भी एक पॉइंट है। न्यू आईटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो मैं न्यू प्रोडक्ट का ही प्रोडक्ट बोल रही हूँ, वो सेंटेंस बिठाने के लिए वहां पे लिया। सो न्यू आईटी प्रोडक्ट मतलब न्यू प्रोडक्ट एंड आईटी इज वेरी रिस्की। वी स्टैंड्स फॉर वास्ट स्केल ऑफ ऑपरेशंस। मैंने इसको वास्ट मैंने खुद ऐड किया है क्योंकि उसके बिना आप याद नहीं कर सकते। बैंक का स्केल ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स होते हैं बैंक के, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, बहुत उसमें चीजें होती है, बिजनेसमैन, नॉन बिजनेसमैन, नॉर्मल लोग, फिर बहुत बहुत चीजें। वास्ट स्केल ऑफ ऑपरेशंस है, इसके लिए भी बैंक का ऑडिट के लिए स्पेशल पॉइंट्स लगते हैं। ये एक हुआ। वेरी एंड रिस्की, रिस्की स्टैंड्स फॉर नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शंस। बैंक के ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली मनी से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो सारे ट्रांजैक्शंस में कुछ भी इधर हुआ तो डायरेक्टली मनी पे इम्पैक्ट आता है, इसलिए अब सब कुछ बहुत ही रिस्की है। सो न्यू आईटी प्रोडक्ट इज वेरी रिस्की। न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिपेंडेंस ऑन आईटी प्रोडक्ट्स हो गया। वेरी वास्ट स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन। इसके लिए बैंक ऑडिट स्पेशल है। नेक्स्ट इज एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट रेलेवेंट है कि जो थर्ड शेड्यूल है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसमें बताया गया है पी एंड बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो उसके फॉर्म ए में बताया है बैलेंस शीट कैसे बनती है, एंड फॉर्म बी में बताया है पी कैसे बनता है। ये बस एमसीक्यू पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। नेक्स्ट एक और चीज आपको याद रखनी है कि इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक्स मैंडेटरी ब्रांच ऑडिट की कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर कोई नॉन प्राइवेट बैंक है, लाइक नेशनलाइज बैंक है या फिर जिसमें भी गवर्नमेंट का स्टेक है, ऐसी कोई बैंक है, उसमें आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि ब्रांच का भी मैंडेटरीली ऑडिट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके बैंक प्राइवेट है तो हर ब्रांच का ऑडिट होना ही चाहिए, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। दिस इज ऑल्सो फॉर एमसीक्यू। नेक्स्ट, अब बैंक का ऑडिटर कौन होना चाहिए? तो एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये बोलता है कि कोई भी ऑडिटर जो कोई भी इंसान जो किसी कंपनी का ऑडिट करने के लायक हो, वही बैंक का ऑडिट करने के लिए लायक होगा। सो दिस ऑब्वियसली टेक्स अस टू नॉर्मल कंपनी ऑडिट के ऑडिटर वाला सेक्शन। ऑब्वियसली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके सारे क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशंस देखने के बाद ही डिसाइड होगा। सो बैंक ऑडिटर विल बी लाइक अ नॉर्मल ऑडिटर। नेक्स्ट, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? तो अगर बैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, लाइक बैंकिंग कंपनी है हमारी, तो वो कंपनी के शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। बैंक का इनकॉर्पोरेशन कंपनी जैसा हुआ है तो उसके शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। अगर हमारी बैंक नेशनलाइज्ड है लाइक एसबीआई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड, नॉट द शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड कि कौन ऑडिटर होगा, वो अपॉइंटमेंट करेंगे ऑडिटर की। और ये दोनों ही केसेस में आरबीआई का अप्रूवल लगेगा बिफोर यू एक्चुअली अपॉइंट ऑडिटर, इन केस ऑफ कंपनी एंड इन केस ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। ओके, तो कौन अपॉइंट कर रहा है ये हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, सॉरी मैंने नेशनलाइज में एसबीआई का एग्जांपल ले लिया। मुझे नेशनलाइज बैंक बोलना था, नॉट एसबीआई। एसबीआई की केस पूरी अलग कवर होती है। एसबीआई का ऑडिटर अपॉइंट करता है कैग, एंड यहाँ पे आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स जो होती है हमारे छोटे छोटे रूरल एरियाज में जो सेटअप होती रहती है, उसका ऑडिटर बैंक खुद अपॉइंट करेगा। मतलब वही बैंक, बैंक मतलब क्या, बैंक के बिहाफ पे कौन एक्ट करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन हमारे टेक्स्ट में बैंक लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे बैंक लिखा, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों मिल के अपॉइंट करेंगे आरआरबीज के ऑडिटर। ये भी एमसीक्यू पर्पस के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कि बैंक का कॉन्स्टिट्यूशन अगर इस तरह का है तो ऑडिटर कौन 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 अपॉइंट करेगा। अब स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग एन ऑडिट। तो बैंक के ऑडिट में ये 5 स्टेजेस दिए हैं आईसीआई ने। सबसे पहले इनिशियल कंसिडरेशंस, मतलब ऑडिट स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या करना है। फिर स्टार्ट कर दिया ऑडिट तो सबसे पहले अंडरस्टैंड तो करो अपने क्लाइंट को, फिर ऑडिट करना स्टार्ट करो। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे लेना है। फिर ऑडिट एक्चुअल में स्टार्ट किया तो रिस्क असेसमेंट। ऑडिट हम करते क्यों है? कोई रिस्क है तो उनको रिस्पॉन्ड करना है, उनके असेसमेंट करनी है, वो सारी चीजें एक्चुअल में करनी कैसी है वो यहाँ पे दिया गया है। एग्जीक्यूशन मतलब यहाँ अभी तक सब कुछ ऐसे विजनरी हो गया, ब्रॉड हो गया कि ये करना है वो करना है वो करना है, लेकिन एक्चुअली जब स्टार्ट करते हैं तो
एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सब एग्जीक्यूशन में आएगा। एंड रिपोर्टिंग मतलब सारा काम करके हो गया, अब मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी रिपोर्टिंग है वो कैसे करनी है, किस फॉर्म में करनी है, दैट इज रिपोर्टिंग। ये कोई आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि इस सब के इंडिविजुअल 5-5 आंसर्स बनेंगे, इसलिए अभी अब मैंने आपको ब्रॉड व्यू दे दिया, अब एक-एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट है इनिशियल कंसिडरेशंस, देखते हैं उसमें क्या दिया है। सो इसको आप याद रखेंगे, प्लान सिटाडेल। सिटाडेल कहाँ से आया? तो देयर इज़ अ वेब सीरीज कॉल्ड एज़ सिटाडेल, सो वहाँ से मैंने ये उठाया। यू कैन रिमेंबर इट दैट वे। सो पहले सिटाडेल देखते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल असाइनमेंट्स, टी स्टैंड्स फॉर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस, डी स्टैंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस, ई स्टैंड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग एंगेजमेंट प्लान। एंड एल के लिए कुछ भी नहीं है, वो बैठ नहीं रहा था इसलिए उसको यहाँ पे लिया है। एंड प्लान स्टैंड्स फॉर प्लानिंग एंड ऑडिट, प्लानिंग। तो देखते हैं एक एक का क्या है। अब मैं सीक्वेंस से जा रही हूँ जो यहाँ पे दिया है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस मतलब ऑडिट स्टार्ट होने से पहले हमें क्या करना है वो यहाँ पे दिया है। सो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस में पहले तो रिस्क देखो अपने एंगेजमेंट की, और ये देखो कि इफ इट अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एंड प्लानिंग डिसीजंस। मतलब अगर मैंने ऑडिट एक्सेप्ट किया तो ऐसी कोई रिस्क नहीं है ना, एंगेजमेंट रिस्क, मेरे एंगेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई रिस्क हो रही है, मैं मेरे ऑडिट से रिलेटेड ही कोई रिस्क हो रही है, तो डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस। मतलब रिटर्न कंफर्मेशन लेना है ऑडिटर, फर्म, पार्टनर। ऑडिटर से ही बैंक डिक्लेरेशन लेगी कि आपको कोई विलफुल डिफॉल्टर करके डिक्लेयर नहीं किया है किसी और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, ऑडिटर को ये बैंक आपसे एक डिक्लेरेशन लेगी। एंड इसके अलावा सेक्शन 141 जो मैंने आपको बोला डिस्क्वालिफिकेशन वाला, वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनल असाइनमेंट्स। मतलब अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर है बैंक का तो वो इंटरनल ऑडिट नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये चेक करके आप ऑडिट असाइनमेंट को कंसिडर कर लो, फिर ऑडिट करना स्टार्ट करो, ऐसा आईसीएआई बोल रहा है। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो ऐसे 210 है हमारे लिए, इसके हमें हमारे पास इसके लिए वो देखना है आपको। और बैंक एंड ऑडिटर दोनों अग्री कर रहे हैं टर्म्स में। टर्म्स में सब कुछ आता है कि काम कैसे होगा, रिपोर्टिंग कैसे होगा, फीस क्या होगी, हर एक चीज पे दोनों ने अग्री करना चाहिए। और ये जो अग्री हुई हुई चीजें हैं ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ये कैसे होता है? तो उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है एंगेजमेंट लेटर। ये रिटन बाय द ऑडिटर होता है एंड एक्नॉलेज बाय द बैंक रहता है। तो कोई भी बैंक आपके पास ऑडिट करने के लिए आएगी तो आप एंगेजमेंट लेटर बनाओगे एज एन ऑडिटर एंड बैंक को भेजोगे। बैंक ने अग्री कर लिया तो दोनों लोग उस पर साइन कर लेंगे एंड द एंगेजमेंट विल बिगिन। ओके। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। ये तो हमको पता ही है कि जब भी ऑडिटर चेंज होता है, कोई नया ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो उसने ऑलवेज प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये तो क्लॉज 8 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में भी बताया गया है, ये आप नहीं करोगे तो आपका मिसकंडक्ट भी हो जाएगा। प्लानिंग, तो प्लानिंग फेज में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, टाइम, नेचर, एक्सटेंट सब कुछ देखना है ऑडिट प्रोसीजर की, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल चीजें दी है। एंड नेक्स्ट लास्ट इज एस्टैब्लिश द एंगेजमेंट टीम। अब ऑडिट आप स्टार्ट करने ही वाले हो, उससे पहले एक टीम बना लो अपनी। और जैसे बैंक का साइज एंड कंपोजिशन है, बैंक आपका क्लाइंट बहुत बड़ा है तो आपकी टीम भी बड़ी होगी, छोटा है तो छोटी होगी, ये बेसिक चीजें यहाँ पे दी है। कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सारी चीजों को देख के अपनी एंगेजमेंट टीम बना लो। ओके, ये तो फर्स्ट हो गया इनिशियल कंसिडरेशंस, दिस इज डन। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है? तो इस पे यहाँ पे बस दो चीजें दी है, तो इस पे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे दो पॉइंट्स ये है कि पहले रिस्क आइडेंटिफाई कर लो। कर क्यों रहे हो ऑडिट? रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए पहले रिस्क आइडेंटिफाई कर लो। और आइडेंटिफाई करने के बाद एक ऑडिट प्लान बना लो टू डिटरमिन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। रिस्क है, इसलिए कंट्रोल भी एस्टेब्लिश किया है बैंक ने, तो क्या वो कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है या नहीं ये भी आपको देखना है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो पहले तो रिस्क आइडेंटिफाई करो एंड कंट्रोल्स को टेस्ट करो। अब इसमें जो रिस्क आइडेंटिफाई करने वाला पॉइंट है, इस पे ये एक आंसर बन सकता है। दिस आंसर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एन आंसर इन ईआईएस। सो इफ यू माइट बी रिकॉलिंग दैट, वहां से ये आएगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये ईआईएस का सी एंटर का सेम टू सेम आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। और इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा। पहले वो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ देंगे और उसके बाद लिखेंगे एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बैंक रिक्वायर्स ऑन सर्टेन थिंग्स। तो प्लीज एलैबोरेट, क्या क्या होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में, ये यहाँ पे दिया है। सो सबसे पहले ईआईएस में था कंट्रोल एनवायरनमेंट, वही सेम यहाँ पे है ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी। मतलब टीसीडब्ल्यूजी जो भी पॉलिसीज है उनको अप्रूव कर रहे हैं क्या राइटिंग में,
ये आपको यहाँ पे देखना है। एंड ये पॉलिसीज का नेचर ऐसा है क्या कि बैंक के जो नॉर्मल स्ट्रैटेजीज वगैरह है उसके साथ ये पॉलिसीज कंसिस्टेंट है या नहीं, दोनों सेम गोल पे तो फोकस कर रहे हैं ना, कुछ और तो नहीं है कि बैंक का पॉलिसी कुछ और है, ये वाली पॉलिसी कुछ और कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना, ये आपको सबसे पहले देखना है। तो ये सारी चीजें टॉप मैनेजमेंट देखती है, इसलिए यहाँ पे बोला है कि ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी। नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट मतलब आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। एक्चुअली जो रिस्क है दैट कुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द बैंक्स गोल्स, जो भी ऐसी चीजें हैं जो बैंक के गोल को अफेक्ट करेगी, उनको आइडेंटिफाई करने वाला, मेजर करने वाला, मॉनिटर करने वाला मैकेनिज्म आपके पास है या नहीं। नेक्स्ट, कंट्रोल एक्टिविटीज। रिस्क तो होती है, उसी की वजह से कंट्रोल्स भी होते हैं। तो बैंक के पास अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स है या नहीं, ये आपको देखना है। एंड ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल हमेशा होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि बैंक, मैंने जैसे बोला, डायरेक्टली मनी में डील करती है, तो एक ही इंसान को सारी अथॉरिटी दे दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वो वेरी बेसिक कंट्रोल इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मेकर चेकर कंसेप्ट। तो वो है या नहीं, ये भी आपको देखना है। एंड फिजिकल सिक्योरिटी ऑब्वियसली बिकॉज कैश इज इन्वॉल्व, तो ये सारी चीजें, ये सारे कंट्रोल्स है या नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट के मॉडल्स होते हैं, मेथोडोलॉजीज होते हैं, अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस पे रिस्क की सारी चीजें चलती है, क्योंकि रिस्क ऐसे कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता कि यस 10 रिस्क है आपकी, नहीं, उसके मॉडल्स होते हैं कैलकुलेशन करने के। तो ये सारा जो है वो रेगुलरली असेस एंड अपडेट हो रहा है या नहीं, क्योंकि बिजनेस इज ऑलवेज चेंजिंग। तो आपने अपने रिस्क को, कंट्रोल्स को हमेशा अपडेट करना चाहिए, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, ये बेसिक यहाँ पे दिया है। एंड लास्ट इज रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है वो ठीक से डेटा प्रोवाइड कर रही है ना, फाइनेंशियल डेटा, ऑपरेशनल डेटा, कंप्लायंस रिलेटेड डेटा, और टाइमली एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको डेटा दे रही है नहीं, ये चीजें यहाँ पे दी है। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन टू कम इन द एग्जाम, बट ये बहुत ही बड़ा आंसर है, 5 पॉइंटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। लेकिन दिस इज नॉट अ टिपिकल ऑडिट क्वेश्चन। दो बार आप पढ़ के थोड़ा रिमेम्बर करने की कोशिश करके छोड़ सकते हैं उसको। नाउ थर्ड स्टेज पे आ गए हम। अब रिस्क असेसमेंट। हमने सबसे पहले प्री ऑडिट चीजें कर ली, फिर बिजनेस अंडरस्टैंड कर दिया, रिस्क एंड प्लान, एवरीथिंग एवरीथिंग, और अब हम असेस करने वाले एक्चुअली रिस्क को। इसमें हमारा आंसर 3 पॉइंटर है, नॉट 3 पॉइंटर, आई विल एक्सप्लेन यू, 5 पॉइंटर। फर्स्ट इज, आपको दो नंबर्स याद रखने हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि जो रिस्क असेसमेंट वाली स्टेज है बैंक के ऑडिट में, उसमें ऑडिटर ने क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर टू नंबर्स, 315 एंड 240। 315 इज ऐसे 315 जहाँ पे ऐसे बोला गया है कि आपको अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, वो वाला ऐसे जो है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, वो वाला। तो यहाँ पे एफएस लेवल पे भी देखना है, असर्शन लेवल पे भी देखना है, फॉर ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। सो ऐसे 315 का जो मेन कंटेक्स्ट है, जो मेन एक दो लाइन है ऐसे 315 की, वो आपको सबसे पहले लिखनी है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर हो गया 315, सेकंड नंबर इज ऐसे 240। ऐसे 240 किस चीज पे है, तो बेसिकली फ्रॉड पे है। उसमें भी जो बेसिक चीजें ऐसे में दी गई है, लाइक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, फिर आइडेंटिफाई करो, रिस्पॉन्ड करो, वो दो तीन सेंटेंसेस यहाँ पे लिख लो। दो नंबर्स हो गए 315, 240। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स इस आंसर में है IIO। आई स्टैंड फॉर इंडस्ट्री, नेक्स्ट आई स्टैंड फॉर IT, एंड O स्टैंड फॉर आउटसोर्सिंग। तो ये आंसर क्या है, तो हमें स्पेसिफिक रिस्क असेस करनी है, मतलब बैंक, स्पेसिफिक बैंक के रिलेटेड जो स्पेसिफिक रिस्क है, इसी सेक्टर वाली रिस्क, उसको असेस करना है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे असेस करना है। और जैसे ही मैंने आपको बोला, जो फर्स्ट आंसर मैंने आपको बोला था, तो बैंक के किस में सबसे ज्यादा यूज होता है, IT। एंड हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक असेस कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आया इंडस्ट्री। तो ये वर्ड्स आपको आंसर में लिखने हैं, आई इंडस्ट्री एंड IT। ये क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक रिस्क को असेस कर रहे हैं। एंड O स्टैंड्स फॉर आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली बैंकिंग में मॉडर्न डेज में बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग होता है कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए। तो उस केस में एक तो आउटसोर्सिंग होता है, या तो किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज ली जाती है जो इंटरनली अवेलेबल नहीं है, उसी को आउटसोर्सिंग बोलते हैं बेसिकली। तो अगर हमारे ऑपरेशन हमने किसी और को दे दिए तो उसमें रिस्क तो आ जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएंगी हमारे कोर बिजनेस में। तो ये भी बेसिकली एक रिस्क है, ऐसा उनको बोलना है। तो सबसे पहले रिस्क आप 315 से आइडेंटिफाई करोगे, सेकंड रिस्क आप फ्रॉड के 240 से आइडेंटिफाई करोगे, थर्ड स्पेसिफिक रिस्क आप आइडेंटिफाई करोगे कैसे, आई इंडस्ट्री IT, एंड O लास्ट आउटसोर्सिंग वाली रिस्क, उस पर आपको एक दो सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ऐसे हो जाएगा आपका रिस्क असेसमेंट वाला स्टेज। फोर्थ स्टेज कम्स एग्जीक्यूशन। एक्चुअल बैंक ऑडिट कैसे करना है, इसका शॉर्टकट है ई गेमर। So E stands for engagement team discussions. G stands for going concern. A stands for audit planning memorandum.
M stands for materiality. Again, E stands for establishing overall audit strategy and R stands for response to assessed risk. देखते हैं एक एक क्या है। सबसे पहले एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं हम ऑडिट का, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कि एक टीम है, यू आर असाइंड एज एन ऑडिटर ऑफ बैंक एक्स वाई जेड, एंड फिर उसका ऑडिट आपको असाइन किया गया है, आप एग्जीक्यूशन स्टेज में हो, तो बताओ क्या क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। उसमें एंगेजमेंट टीम आप ऐसे लिखोगे सबसे पहले कि यस एंगेजमेंट टीम डिस्कशंस करने हैं, उसमें क्या बोलना है, वो क्यों करना है, टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत जनरल आंसर है ये। उसके बाद गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न को भी आपने कंसिडर करना चाहिए कि ऐसे कोई इवेंट्स एंड कंडीशंस नहीं है ना जो सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट करते हैं बैंक के कंटिन्यूटी एज अ गोइंग कंसर्न पे। देन ए स्टैंड्स फॉर ऑडिट प्लानिंग, तो ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, उस मेमोरेंडम में एक मेमोरेंडम बेसिकली प्रिपेयर होगा, एक शीट प्रिपेयर होगी, वो क्यों प्रिपेयर होगी, स्कोप एंड एक्सटेंट के लिए, मतलब क्या क्या है ऑडिटर के स्कोप में, क्या एरियाज देखने हैं, कितने हद तक देखने हैं, एक्सटेंट, वो सब उसमें लिखा रहेगा। फिर सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क बैंक के रिलेटेड जो है, कोई स्पेसिफिक इशू बैंक ने खुद आके बोल दिया कि यस हमारे ट्रेजरी ऑपरेशंस में थोड़े प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा अच्छे से ऑडिट करना, तो वो सब यहाँ पे लिखा रहेगा। नेक्स्ट, ये मेमोरेंडम इसके लिए भी होता है कि ये एक एविडेंस करके एक्ट करता है कि हमने ऑडिट प्लान किया था, हमने एक ड्राफ्ट बनाया था, बाद में जाकर कोई झगड़ा अगर हो गया तो दिस विल आल्सो एक्ट एज एन एविडेंस। ओके, ई गेमर में से ए हो गया ना। एम स्टैंड्स फॉर मटेरियलिटी, आपने मटेरियलिटी भी डिसाइड करनी चाहिए जब आप ऑडिट एग्जीक्यूट करते हो तब, और उसमें रिलेशनशिप को कंसिडर करना ऑडिट मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क की। अगर मटेरियलिटी कम है, बहुत मटेरियलिटी लेवल आपकी कम है, बहुत कम लेवल पे आपने मटेरियलिटी रख दी, तो रिस्क भी आपकी कम होगी, क्योंकि आप ज्यादा ट्रांजैक्शंस चेक करोगे तो रिस्की ट्रांजैक्शंस चेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और रिस्क कम हो जाएगी। सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मटेरियलिटी लेवल अगर कम है तो रिस्क भी कम है, बट मटेरियलिटी लेवल ज्यादा है तो रिस्क बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड इसमें आपको प्रोफेशनल जजमेंट ऑब्वियसली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगा के कि यस हम 5 लाख को मटेरियल मानेंगे, हम 10 लाख को, 10 लाख एंड ऊपर को मटेरियल मानेंगे, सो यू हैव टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। ई, नेक्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, उसमें आपको ऐसे 300 की एक दो सेंटेंसेस लिखनी है कि आपको स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश करनी है एंड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है। एंड आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिंग टू असिस्टर्स, उसमें आपको ऐसे 330 के 2-3 लाइंस लिख देनी है कि एफएस लेवल पे करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारा फोर्थ स्टेज हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट का। लास्ट स्टेज इज रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वाला इस चैप्टर में कवर्ड है ही नहीं, ये हमारे ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में कवर होगा, तो आई एम नॉट कवरिंग इट हियर, क्योंकि इस चैप्टर से यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, नाउ स्पेशल कंसिडरेशंस इन आईटी एनवायरनमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया था कि बैंक में आईटी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उस वजह से क्या स्पेशल कंसिडरेशंस है कि इट इज इम्पेरेटिव दैट बैंक शुड शेयर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद ऑडिटर्स, लाइक क्वेश्चन कैसे आएगा कि बैंक में आईटी बहुत यूज होता है तो रिस्क बहुत ज्यादा है, तो ऑडिट सॉरी बैंक ने ऑडिटर को आईटी के रिलेटेड क्या क्या चीजें देनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेशंस कम है। लेकिन दिस इज माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कि दिस इज इन बोल्ड इन मॉड्यूल, तो जब एग्जामिनर ये चैप्टर में से गो थ्रू कर रहा होगा पेपर सेट करने के लिए, तो ये उसके ध्यान में जल्दी आएगा, ये बहुत बड़ा कंटेंट है जो बोल्ड में लिखा है, इसलिए आई एम कवरिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। तो बैंक ने आपको क्या-क्या देना चाहिए, और ये जो लास्ट वर्ड्स रहते हैं ना पैराग्राफ एंड होने से पहले, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट बनता है, तो आपको वहां से लिंक लगेगी, यस ये मैंने मॉड्यूल में यहाँ पे पढ़ा था, तो उसके नीचे वाला कंटेंट मेरा आंसर है। चलो देखते हैं। सो पहले 2 पॉइंट्स, आपको 5-6 पॉइंट्स लिखे तो भी सफिशिएंट है, इसलिए सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। पहले 2 पॉइंट्स आप डेटा पे लिखोगे कि डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा इंटरफेस कैसे होता है वेरियस सिस्टम्स में, ये बैंक ने बताना है ऑडिटर को, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती है, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को होना चाहिए, इसलिए ये डेटा वाला पॉइंट। फिर डेटा इंटेग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी, डेटा बन तो गया लेकिन करेक्ट बना है या नहीं, और जो बन गया है वो सिक्योर है या नहीं, उसमें कोई कम ज़्यादा तो नहीं कर सकता, उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें भी जो प्रोविजंस है वो भी ऑडिटर को आपको बतानी है। सो 2 चीज़ें हो गई डेटा रिलेटेड। फिर एक बनाना है प्लान रिलेटेड कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर कंट्रोल प्लान, ये टॉप मैनेजमेंट के बेसिकली प्लान्स होते हैं। बैंक ऑपरेट करता है इन चीज़ों पे, उनके प्रोसेसेस इस पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ऑडिटर को ये बताना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर रिपोर्ट के बारे में 2 चीज़ें हैं, एमआईएस रिपोर्ट्स
कैसे जनरेट होता है, जनरेट हो रहा है यानी, एंड पीरियोडिसिटी, कितने फ्रीक्वेंसी के बाद एमआईएस रिपोर्ट जनरेट होता है। ये सब वो चीजें हैं जो बैंक बताएगी ऑडिटर को। एंड एग्जीक्यूशन रिपोर्ट्स, सॉरी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, मतलब प्रोसेस ऑफ जनरेशन इंक्लूडिंग एम्बेडेड लॉजिक वगैरह, ये बहुत ही आईटी रिलेटेड चीजें हैं। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स मतलब नॉर्मल केस में कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है लेकिन उसमें कुछ तो अलग हो गया, तो उसका एक रिपोर्ट बनेगा कि कुछ तो है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं चल रहा, दैट इज एक्सेप्शन रिपोर्ट। ये सारी चीजें ऑडिटर ने बैंक ने ऑडिटर को बतानी है। आपको याद रखोगे, 2 पॉइंट्स डेटा रिलेटेड है, एक प्लान रिलेटेड है, एंड 2 पॉइंट्स रिपोर्ट रिलेटेड है। फिर उसके बाद आप जनरल याद रख सकते हो कि प्रोसेस बतानी है, फिर एंट्रीज कैसे पास होती है वो बतानी है, कंट्रोल्स बताने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओवरऑल रिव्यू ऑफ द आईटी एनवायरनमेंट इज टेकन एट द हेड ऑफिस लेवल। हेड ऑफिस लेवल पे आईटी का रिव्यू होता है। एंड ब्रांच ऑडिटर जनरली इतना कुछ नहीं करते जब वो किसी स्पेसिफिक ब्रांच का ऑडिट कर रहे हैं, तो जनरली डू नॉट हैव एक्सेस, एंड हियर बेस्ड अपॉन गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन। यस, यस। तो कैसे होता है, जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर होता है, मतलब हेड ऑफिस के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं वही ब्रांच ऑडिटर्स को बताते हैं कि आप इस पे इस लेवल पे ब्रांच ऑडिट के ब्रांचेस के आईटी को रिव्यू करो, तो वो सैंपल बेसिस पे वो रिव्यू कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे दिया गया है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स दैट एन ऑडिटर नीड्स टू एड्रेस व्हेन अंडरटेकिंग ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड बैंक। कंप्यूटराइज्ड बैंक है, सीबीएस है हमारा, तो उस केस में सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स क्या है, कंट्रोल रिलेटेड एंड सिक्योरिटी रिलेटेड, जो एक ऑडिटर ने देखना है, ये हमारा अब आंसर बनेगा। तो यहाँ पे भी पीपल रिलेटेड 2 पॉइंट है कि एक्सेस कंट्रोल्स जो होते हैं, फिजिकल एक्सेस, लॉजिकल एक्सेस, वो जो कंट्रोल्स है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पर मैनुअल से मैच कर रहे हैं नहीं, मतलब इस इंसान को इस सिस्टम का एक्सेस दिया जाएगा, दूसरे इंसान को उसके हेड लेवल का एक्सेस दिया जाएगा, इसका एक मैनुअल बनता है, और एक्चुअल जो कंट्रोल है वो बने हुए मैनुअल से मैच कर रहे हैं नहीं। दिस इज सिमिलर टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जो डिसाइड हुआ है कि मेकर चेकर कंसेप्ट, ये इंसान काम करेगा, ये इंसान चेक करेगा, वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये ऑडिटर को देखना है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं कि अकाउंट मास्टर एंड बैलेंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड, अमेंडेड, अल्टर्ड एक्सेप्ट ऑथराइज पर्सन। हर एक चीज का एक लेजर बनता है, हर एक चीज का एक मास्टर बनता है, तो ये एडिट करने के स्पेसिफिक पीपल को एक्सेस दिए जाते हैं कि सिर्फ आप इसमें चेंजेस कर पाओगे। तो ये वेरीफाई करो कि ये चेंजेस ऑथराइज पर्सन के अलावा कोई कर नहीं सकता है ना, क्योंकि डायरेक्टली बुक्स पे इम्पैक्ट हो जाएगा तो डायरेक्टली वो पर्सन के कैश बैलेंस पे इम्पैक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जनरल लेजर अकाउंट्स कोड जो है, हर एक जनरल लेजर को एक कोड होता है, वो हर जगह पे डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डेड रहता है। एक्चुअली जो कोड असाइन हुआ है वही सिस्टम में एग्जिस्टेंट है या नहीं, ये आपको देखना है। बहुत ही टेक्निकल, नॉट टेक्निकल, सिंपल पॉइंट है, आप याद रख सकते हो कि जीएल में जो कोड दिया है वही अकाउंटिंग सिस्टम में है या नहीं। एंड नेक्स्ट, सारे बैलेंसेस टैली हो रहे हैं नहीं, है सब्सिडरी बुक में, जनरल लेजर में, हर जगह। ओके, नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। तो ये एमसीक्यू पर्पस के लिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि एक सेंट्रल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है बैंक्स में, एंड इट इज हेडेड बाय चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। तो आपको बस ये याद रखना है कि चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव हेड होता है सेंट्रल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का, एंड वो क्या करते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो ये 3 शब्द याद रखो, इस पे अगर कोई एमसीक्यू आया तो यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट, अब ये जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होता है, ये रिस्क असेसमेंट ऑफ बिजनेस पे होता है, तो बेसिकली रिस्क का ऑडिट आप समझ लो। ये भी आ, यहाँ पे मैंने कवर किया है बिकॉज इट इज गिवन इन बोल्ड इटैलिक्स इन द मॉड्यूल, सो एग्जामिनर माइट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, तो हमारे आंसर है बेसिक, हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब आरबीआईए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के लिए जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 4 पॉइंट सिंपल आंसर, बिजनेस की रिस्क देखनी है, मतलब बैंक एज अ होल, बैंकिंग बिजनेस एज अ होल की रिस्क। फिर कंट्रोल रिस्क देखनी है, रिस्क है तो कंट्रोल है, रिस्क इसलिए कंट्रोल है बेसिकली, तो वो कंट्रोल ठीक से काम नहीं करेंगे, इसकी क्या रिस्क है वो आपको देखना है, पहले बिजनेस रिस्क, फिर कंट्रोल रिस्क, फिर असेसमेंट ऑफ लेवल एंड डायरेक्शन ऑफ वेरियस रिस्क। सो ऑडिटर को क्या करना है, तो एक असेसमेंट करनी है रिस्क एरियाज की, एंड असेस करना है
ओवरऑल बिजनेस बेसिकली सारी चीजों को इकट्ठा कंसिडर करके एक लेवल और डायरेक्शन असाइन करनी। डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में पॉजिटिव है हमारा, क्या बोलते हैं, असेसमेंट, या नेगेटिव है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, कितना प्रॉब्लम होगा, वो डायरेक्शन बतानी है। एंड लेवल बतानी है, कितनी डिग्री तक जा सकता है हमारा रिस्क, सारी चीजों को कंसिडर करके वो बताना है। एंड लास्ट इज रिस्क मैट्रिक्स नाम की एक चीज होती है, उसको ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद एनालिसिस करना है। तो ये 4 पॉइंटर आंसर याद रख सकते हो। अब स्टार्ट होता है हमारा एक्चुअल आंसर वाला पार्ट, कि आपको एक एक एरिया दिया जाएगा। कैश बताओ ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, ट्रेजरी बताओ ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, वो स्टार्ट करने वाले हैं हम। यहाँ पे बहुत सारे एरियाज दिए गए हैं मॉड्यूल में, मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज लिए हैं एंड वो लिए हैं जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है, प्लस वो वाले जहाँ पे पाँच छह पॉइंटर्स है, जहाँ पे 2 3 पॉइंटर्स है वो लिए ही नहीं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 पॉइंट्स लिखोगे तो 4 मार्क का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो मैंने इंपॉर्टेंट वाले लिए हैं। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप लोग भी सारे आंसर्स मत करो, क्योंकि इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले तो कर ही लो। बट जो बाकी है नॉन इम्पोर्टेंट जो आप नहीं कर रहे हो, उसको एक दो बार तो पढ़ ही लेना। अब पहले एरिया ऑफ फोकस वाइज, these आंसर्स आर डिवाइडेड एरिया ऑफ फोकस वाइज एंड फिर उसके बाद भी सब पार्ट्स है। तो जनरल अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या क्या देखना है। सो जनरल आपको उसे बोला जाएगा कि एक जनरल आप ऑडिट कर रहे हो बैंक का, तो बताओ क्या क्या चेक करोगे। अब बैंक कहने के बाद आपके दिमाग के सामने क्या क्या आता है, वो सारा यहाँ पे है। सपोज मैंने एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सपोज मैं गई हूँ ऑफिस में, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, तो आपको एक काउंटर दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे काउंटर्स होंगे। इस पे हमारा सबसे पहला आंसर है कि जो स्टाफ एंड ऑफिसर्स है वो शिफ्ट होने चाहिए एक पोजीशन से अनदर पोजीशन पे फ्रीक्वेंटली। उनकी ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक इंसान 5 6 साल से कैशियर है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया देखता है चेक रिसीव का या वॉट एवर, उनका हर बार रोटेशन होना चाहिए। सो ये काउंटर पे जो लोग बैठते हैं उनका रोटेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद मेकर चेकर कंसेप्ट, वो भी यहाँ पे आता है। ये बहुत जनरल आंसर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, लेकिन बहुत ईजी है, तो आप इजिली याद रख सकते हो इसको। फिर बैंक बोलोगे तो आपके सामने आएगा सिग्नेचर, क्योंकि बैंक में कुछ भी करना है तो आपको सिग्नेचर लगती है, तो सिग्नेचर रिलेटेड 2 पॉइंट्स है हमारे पास। एक सिग्नेचर बुक होती है, कहीं पे भी आप सिग्नेचर कर रहे हो तो कोई एक ऑफिसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, जो चेक करता है आपके सिग्नेचर को उस बुक से। ये आपको देखना है ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि सिग्नेचर चेक होनी चाहिए, तो ये दो सिमिलर पॉइंट्स है बहुत ज्यादा। 2 पॉइंट्स बन गए बढ़िया आप यहाँ पे आपके। नेक्स्ट बैंक बोला तो ऑब्वियसली कैश मन में आता है, तो जब भी कैश होता है तो सरप्राइज चेक होता है, वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अब थोड़ी बाकी वाली चीजें हैं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं वो आपको देखना है। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो फॉर्म्स होते हैं बैंक में, अब ये जो मैं पॉइंट अभी बता रही हूँ ये बहुत बार आएगा, तो मैं अभी आपको ठीक से बता देती हूँ। बैंक में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइक यहाँ पे उन्होंने चेकबुक का भी एग्जाम्पल दिया है, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर बुक्स, वट एवर। तो ये जो फॉर्म्स होते हैं ये किसी ऑफिसर के कस्टडी में होते हैं, पोजीशन ऑफ एन ऑफिसर में होते हैं, और जिसके पोजीशन में है वो छोड़ के कोई और उसको वेरीफाई करता है। तो ये प्रोसेस है या नहीं ये आपको देखना है, ऐसे यहाँ पे बोला है। तो यस हमारे 5 6 पॉइंट्स हो गए। पहले काउंटर के 2 पॉइंट्स हो गए कि स्टाफ का रोटेशन होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। फिर कैश का एक पॉइंट हो गया कि कैश में सरप्राइज चेक होना चाहिए। फिर एक और हमारा पॉइंट हो गया सिग्नेचर पे, 2 पॉइंट हो गए सिग्नेचर पे कि एक बुक होनी चाहिए और एक पर्सन ने चेक करना चाहिए। फिर रिकॉर्ड्स के बारे में एक हो गया कि सारे फॉर्म्स का कस्टडी एंड चेकिंग वगैरह। फिर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब आता है कैश। कैश का ऑडिट आप कैसे करोगे। तो हम्म, कैश जैसे सेंसिटिव चीज हमेशा जॉइंट कस्टडी में होनी चाहिए, एक इंसान के कस्टडी में नहीं होनी चाहिए। फिर कैश को डेली बेसिस पे कैश चेक करना चाहिए, मतलब हर रोज पूरी कैश चेक मत करो, लेकिन सैंपल बेसिस पे कि आज ये वाला, ये वाले ऑफिसर्स वाली, या फिर ये 2 ब्रांचेस की कैश चेक करनी है, या फिर वट एवर करंट अकाउंट की देखनी है, सेविंग्स अकाउंट की। आई हैव नॉट पर्सनली कंडक्टेड ऑडिट ऑफ बैंक्स, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ। तो डेली बेसिस पे सिर्फ टेस्ट चेक करो, थोड़ा थोड़ा एरियाज, एंड थोड़े से ओकेजन्स पे पीरियडिकली, मे बी इन 3 4 मंथ्स, मे बी इन 6 मंथ्स, पूरी कैश काउंट कर लो कि सारे बैंक की जो कैश है हम सारे आज के आज काउंट करेंगे एंड देखेंगे कि ये बुक्स के साथ मैच हो रही है या नहीं। तो ये एक कैश का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, कैशियर को बुक्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कैश का भी एक्सेस है, बुक्स का भी एक्सेस है, तो दोनों में वो गड़बड़ करके चोरी कर सकता है। तो उसके पास कस्टमर लेजर मतलब बुक्स, डे बुक, इन चीजों का एक्सेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैश का एक्सेस होना चाहिए। फिर काउंटर फॉइल ऑफ कैश रिसीट वाउचर्स जो होता है वो एक ऑफिसर ने
साइन करनी चाहिए इन एडिशन टू रिसीविंग कैशियर। कैश आ गई, कैशियर ने साइन कर लिया, लेकिन उसके बाद एक ऑफिसर ने भी साइन उस पे करना चाहिए। यही तो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मेकर चेकर कंसेप्ट। फिर पेमेंट्स अगर कोई हो रहा है तो वो ऑथराइज्ड ऑफिसर से ही होने चाहिए, कैश में जो पेमेंट्स है वो। रिसीट एंड पेमेंट स्क्रोल्स जो है वो उनकी जो टोटल है, मतलब कैश रिसीट हो गई, कैश पेमेंट हो गई, उसका जो टोटल है वो डे बुक के टोटल से मैच होना चाहिए। डे बुक में सारे डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें रिसीट पेमेंट से वो मैच होना चाहिए। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को हायर ऑफिसर ने देखना चाहिए। दिस इज सफिशिएंट फॉर कैश। क्लियरिंग्स को कवर नहीं कर रही हूँ, बस ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट है इसलिए लिया। ब्रांच इज रिक्वायर्ड टू ईदर कॉल द कस्टमर और ईमेल हिम अगर कोई ट्रांजैक्शन है 5 लाख एंड अबव का। ये आरबीआई के गाइडलाइन है, तो 5 लाख इज द थ्रेश। आपको बस याद रखना है। अब नेक्स्ट ये बिल्स फॉर कलेक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं लिया है, बाद में इनमें से लोन्स एंड एडवांस बेसिकली बाद में लोन्स पे एक स्पेसिफिक पॉइंट बनता है, वहां पे वो कवर्ड है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिया है मैंने। अब क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस एंड यस आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इसमें जो भी मैंने ट्रिक्स यूज किए हैं कुछ मेरे हैं एंड कुछ यूट्यूब से या इंटरनेट से बोरो किए गए ट्रिक्स है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अब क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस आपको चेक करने हैं तो आप क्या क्या करोगे। तो यहाँ पे मैंने बस एक सिंपल प्रोसेस लिया है, एक स्टोरी आप याद रखो कि सबसे पहले मैंने क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। एप्लीकेशन को उन्होंने देखा और फिर ड्रॉवर से क्रेडिट कार्ड निकाला, एक क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया। मुझे पता है प्रोसेस ऐसे नहीं होते, आपको याद रखना है। मुझे क्रेडिट कार्ड दे दिया एंड बाकी के क्रेडिट कार्ड ड्रॉवर में रख दिया। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन दिया, फिर उन्होंने ड्रॉवर में से क्रेडिट कार्ड दिया, बाकी के ड्रॉवर में रख दिए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड लेके यू वेंट टू शॉपिंग में शॉपिंग चली गई। और शॉपिंग करने के बाद मैंने स्वाइप किया अपना क्रेडिट कार्ड। और फिर स्वाइप करने के बाद मैंने देखा अच्छा इतने पैसे डिडक्ट हो गए, यस इतना मेरा बैलेंस है। ओके, थर्ड पॉइंट फॉर शॉपिंग, मैंने बैलेंस देखा। उसके बाद मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए। यहाँ पे एक्चुअली मैंने बबलू वाला एक एग्जांपल लिया है, व्हाट यू कैन टेक एनीथिंग। स्वाइप करने के बाद मेरे क्रेडिट कार्ड वाले लिमिट से पैसे डिडक्ट हो गए और मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल ही नहीं पे किया लास्ट में, तो क्या होगा। तो ये स्टोरी को आपको याद रखना है। सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिट किया, उसका आंसर है देयर शुड बी प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस का प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रॉअर से क्रेडिट कार्ड निकाला वाला। सो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए ओवर स्टोरेज एंड इशू ऑफ कार्ड्स। थर्ड, शॉपिंग गई, मैंने कार्ड स्वाइप किया, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट देखा। मर्चेंट कंफर्म्स द स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज्ड लिमिट। आपको याद रखने की ट्रिक दे रही हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ यहाँ पे। फोर्थ, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, तो चार्ज टू कस्टमर्स अकाउंट, उतने पैसे चार्ज होने चाहिए कस्टमर को। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे किया तो क्या होना चाहिए। वो रेगुलर स्टेटमेंट सेंड करने चाहिए, मॉनिटर एंड फॉलो अप होना चाहिए। पेमेंट्स ओवरड्यू है तो आइडेंटिफाई होना चाहिए एंड उनको क्रेडिट देना स्टॉप करना चाहिए बैंक ने। पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, डाउटफुल अमाउंट्स का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें तब होती है जब कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करता। दिस वे यू कैन रिमेंबर। सीआरआर एसएलआर। सीआरआर जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स को रखना है इधर इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। एंड ये कहाँ से आता है, तो आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर है, वहां से ये सारी चीजें डिराइव होती है। नेक्स्ट, एसएलआर। ये कंपलसरी है कि आप लिक्विड फॉर्म में ही रखो। सीआरआर कैसे भी चलेगा लेकिन एसआरआर लिक्विड में ही चाहिए। और वो कैसे होता है, तो वो 12 और डेट्स पे डिसाइड होता है, विच इज नॉट फ्राइडे। दिस इज नॉट वेरी रेलिवेंट, आप बस ये याद रखो कि 12 डेट्स होती है जहाँ पे एसएलआर का कुछ होता है और वो फ्राइडे को नहीं होती। अब एसआरआर सीएलआर का कंप्लायंस अगर देखना है तो क्या देखना है, तो जैसे मैंने बोला मास्टर सर्कुलर से डेटा आता है, तो उसको पहले अंडरस्टैंड करो। फिर ब्रांचेस अपना वीकली ट्रायल बैलेंस भेज रही है या नहीं हर एक फ्राइडे को, वो देखो। उसके बाद कैलकुलेशन होता है, डिमांड टाइम लायबिलिटीज फिक्स होती है एंड सीआरआर एसएलआर का कैलकुलेशन होता है, वो देखो। फिर इन सारी चीजों के लिए कंसोलिडेशंस लगते हैं, हर एक ब्रांच कंसोलिडेट करेगा, सब देखेंगे। फिर एज अ बैंक क्या है, वो कंसोलिडेशंस ठीक हो रहे हैं या नहीं, वो देखो। उसके बाद ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उनके बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, उनमें बहुत चीजें एक्सक्लूड करनी पड़ती है, बहुत चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है। जो एक्सक्लूजन है उनको एक्सक्लूड किया है नहीं वो देखो, जो इंक्लूजन है उनको इंक्लूड किया है नहीं वो देखो। अब इंक्लूजन में ब्रांच एडजस्टमेंट के नेट अमाउंट्स को इंक्लूड करना है, फिर बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड बैंक्स को इंक्लूड करना है, रिकंसिलेशन ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट को इंक्लूड करना है। ये मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको बस याद करवा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिया है। पूरा लूंगी तो वीडियो पे बहुत लंबा चले जाएगा, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हमने मास्टर सर्कुलर देखा, फिर हमने देखा कि ब्रांच का कंसोलिडेशन हो रहा है नहीं, सारे एवरी फ्राइडे को रिपोर्ट्स आ रहे हैं नहीं, फिर ठीक से कंप्यूटेशन हो रहा है नहीं, जो एक्सक्लूड होना चाहिए वो एक्सक्लूड हुआ है नहीं, जो इंक्लूड होना चाहिए वो इंक्लूड हुआ है नहीं। फिर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट अकाउंटेड, ये भी इंक्लूड होना चाहिए, भले ही आपने अकाउंट फॉर नहीं किया है लेकिन आपकी लायबिलिटी तो है ये, तो वो भी आपका इंक्लूड होना चाहिए। इंटरेस्ट वाला एक पॉइंट हो गया। फिर एसएलआर के
जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो ऑडिटर को बताना है कि अनऑडिटेड ब्रांचेस कितनी है। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि प्राइवेट बैंक के केसेस में ब्रांचेस का ऑडिट होना कंपलसरी नहीं है। तो अगर कोई अनऑडिटेड ब्रांच है वो हमने सिर्फ रिटर्न्स पे रिलाइड किया है, हमने ऑडिट नहीं किया, ये आपको स्टेट करना है। ओके, सो यस, अब हम असेट्स पे आ गए, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। अब एक एक असेट देखेंगे बैंक का और उसका ऑडिट कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले आता है कैश। कैश इज ऑलरेडी कवर्ड, यहाँ पे दो ही पॉइंट्स है, एटीएम का फिजिकल वेरिफिकेशन एंड बैलेंस अग्री हो रहा है नहीं, तो वो आंसर आपका मेन आंसर रहेगा, ये दो पॉइंट्स एडिशनल रहेंगे। नेक्स्ट, बैलेंस विथ अदर बैंक्स अदर देन आरबीआई। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे ले रही हूँ कि ऐसा कोई डेबिट नहीं होना चाहिए फॉर इंटरेस्ट। अच्छा, एक सेकंड, एग्जामिन दैट नो डेबिट फॉर चार्जेस और क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एंड ऑल द आइटम्स। यस, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है ना इंटरेस्ट का, भले डेबिट का हो क्रेडिट का हो, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो पेएबल हो, तो कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है ना, जितना भी अकाउंट फॉर करना था उतना अकाउंट फॉर किया है नहीं, वो इंश्योर कर लो। नेक्स्ट, कोई भी चेक भेजा है या मिलने वाला है तो उसका क्लियरिंग तो पेंडिंग नहीं है ना। फिर देखना है कि बिल्स और आउटस्टैंडिंग चेक्स वगैरह है सब क्रेडिटेड है ना, जो अभी मिले हैं। सपोज मेरा कट ऑफ है 31 मार्च, 31 मार्च के बाद अगर वो क्लियर हो गया तो उसके बाद तो सही, लेकिन उसकी अकाउंटिंग हुई है नहीं वो देखना है। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन विंडो ड्रेसिंग वाली चीजें तो नहीं हो रही ना, ये आपको देखना है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट में आ गए हम। जैसे मैंने बोला मैं इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर कर रही हूँ, पूरा चैप्टर करना इज इम्पॉसिबल इन दिस रिविजन वीडियो। सॉरी, एडवांसेस पे आ गए हम। यस, अब क्वेश्चन आएगा कि बैंक को एडवांसेस का एरिया चेक करना है, तो एज एन ऑडिटर बताओ कि आप क्या क्या चेक करोगे। सबसे पहले तीन पॉइंट्स आपको बेसिकली याद रखने हैं कि सैंक्शन के टाइम क्या होता है। एडवांस मतलब लोन, सैंक्शन डेलीगेटेड अथॉरिटी ही कर रही है ना, अनऑथोराइज लोगों ने सैंक्शन नहीं करना चाहिए, ये हुआ सैंक्शन वाला पॉइंट। फिर लोन देते वक्त आपको देखना है कि डॉक्यूमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हुए या नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए ना, उन पे साइंस लिए ना, एवरीथिंग एवरीथिंग एंड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, जो भी एग्जीक्यूट हुए हैं आफ्टर सैंक्शन बट बिफोर डिसबर्सल से, मतलब लोन अप्रूव होने के बाद। ऑब्वियसली आप अप्रूव होने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होगी, लेकिन लोन एक्चुअल में देने से पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, क्योंकि बाद में अगर पता चला डॉक्यूमेंट्स में एरर है, लोन तो आप दे चुके तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट वाज सैंक्शन, फिर लोन देते वक्त एंड नेक्स्ट लोन देने के बाद आपको क्या करना है। तो देने के बाद आपको कंप्लायंस, जो बोरोवर है वो कंप्लायंट है या नहीं वो आपको देखना है, मतलब ऑडिटर को नहीं देखना, बैंक देखेगी, बैंक ठीक से देख रही है नहीं, ये ऑडिटर को देखना है। एंड एंड यूज भी बैंक मॉनिटर कर रही है नहीं, अगर होम लोन है तो एक्चुअली होम के लिए यूज हो रहा है नहीं, ये ऐसा। नेक्स्ट, अगर कोई लोन या फिर कोई ड्रॉइंग बेसिकली से करंट अकाउंट वगैरह ओवर ड्रॉ हुआ है तो उस पे जो रिव्यू ऑपरेशंस एंड अकाउंट्स उसका प्रॉपर रिव्यू हो रहा है, यानी कि बियॉन्ड लिमिट अगर किसी ने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग पावर का कैलकुलेशन देखना है एंड लोन पॉलिसी ऑफ बैंक एज वेल एज आरबीआई नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं नहीं, पॉलिसी रिलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया लोन वाला। नेक्स्ट, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है। तो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू क्या पढ़ रहे हैं हम, एडवांसेस, वो अब हमारा आंसर है। तो सबसे पहले मास्टर डेटा को चेक कर लो, जो अपडेटेड है हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम में, सबसे पहले डेटा चेक कर लो। नेक्स्ट, ईच कस्टमर को टैग है या नहीं, हर एक कस्टमर को कस्टमर नंबर दिया है या नहीं। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम वाले अकाउंट्स है और वो एनपीए कैटेगरी में अभी तक स्लिप नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए वो आपको देखना है। नेक्स्ट, कोई भी इंस्पेक्शन हो गया और किसी अकाउंट पे आरबीआई ने या इंस्पेक्शन टीम ने एडवर्स कमेंट कर दिया, तो उनको एक बार ठीक से एग्जामिन कर लो, ऐसे यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट, मॉर्टेलिटी अकाउंट्स नाम का एक अकाउंट होता है, एक सेकंड, एग्जामिन क्विक और अर्ली मॉर्टेलिटी अकाउंट्स इनके एडवांस स्लिपेज टू एनपीए विद इन 12 मंथ्स ऑफ इट सैंक्शन इज कॉल्ड एज ओके। मॉर्टेलिटी केस क्या होती है कि कोई एडवांस है, कोई लोन है और वो 12 देने के 12 महीने के अंदर अंदर एनपीए हो गया, मतलब अभी दिया अभी एनपीए हो गया, उसको क्विक मॉर्टेलिटी केस बोलते हैं। उन अकाउंट्स को आप ठीक से एग्जामिन करो कि क्या ट्रांजेक्शन है, बहुत ज्यादा रिस्क वाला बिजनेस तो नहीं उठा रही बैंक, ये आपको यहाँ पे देखना है। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैरी आउट करो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चेक करो, ये नॉर्मल पॉइंट्स। तो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या देखना है, सबसे पहले डेटा देखो, मास्टर डेटा। उसके बाद कस्टमर नंबर दिया है या नहीं वो देखो, उसके बाद एनपीए अकाउंट्स को देखो, फिर मॉर्टिलिटी अकाउंट्स को देखो, एडवर्स कमेंट्स वाले अकाउंट्स को देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को देखो एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स करो। 7 पॉइंट्स हो गए, इसमें से आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे। नेक्स्ट,
ओके। बैंक का कैपिटल एक बेसल थ्री फ्रेमवर्क नाम का फ्रेमवर्क होता है जिससे बहुत सारे कंप्यूटेशंस होते हैं। इस पे आंसर नहीं पूछेंगे, एमसीक्यू पर्पस के लिए हम देख रहे हैं। बेसल थ्री फ्रेमवर्क है क्यों? तो बैंक की एबिलिटी टू एब्सॉर्ब शॉक्स, रिस्क है भी, तो भी कुछ गलत भी हो गया तो भी पूरा बैंक सिस्टम नहीं हिलना चाहिए, पूरे बैंक कोलैप्स नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए ये फ्रेमवर्क यहाँ पे है। रिस्क मैनेजमेंट गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। एंड ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर बढ़ाने के लिए, हमारे शेयर होल्डर्स को हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, सबको अपडेटेड रखना है, उसके लिए ये फ्रेमवर्क है। तो जो कैपिटल होता है बैंक का वो दो टाइप का होता है, एक टीयर वन, एक टीयर टू। टीयर वन बहुत हाई क्वालिटी कैपिटल होता है, जिसमें होता है शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, और ऐसे रिजर्व्स जो फुल्ली अवेलेबल टू कवर लॉसेस है, मतलब फ्री रिजर्व्स है बेसिकली, किसी पर्पस के लिए बनाए गए नहीं है, तो कुछ भी लॉस हो गया तो इन रिजर्व से वो एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा है टीयर वन कैपिटल। टीयर टू कैपिटल में रिजर्व्स होते हैं और कोई सबऑर्डिनेटेड डेट होता है बेसिकली, बट टीयर टू के जो रिजर्व्स होते हैं वो इतने भी प्योर नहीं होते, वो चीजों के लिए बनाए रहते हैं, तो वो बाद में आएंगे लॉस को एडजस्ट करने के लिए। सो दिस इज नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी कैपिटल, टीयर वन इज अ हाई क्वालिटी कैपिटल। एमसीक्यू के लिए ये सब बता रही हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, उसका कंप्यूटेशन है टोटल कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। अब सपोज बैंक का कैपिटल है 100 एंड बैंक के असेट्स आपको दिए गए रहेंगे, सपोज ये है कैश, ये है कुछ भी एडवांस गिवन, फिर और भी दो तीन चीजें हैं, उनका रिस्क का वेट होता है। सपोज इसका रिस्क का वेट है 0.75, इसका है 0.5, इसका है 1, इसको मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट आती है। नाउ 50 × 0.75 प्लस 40 × 0.5 प्लस 20 × 1, सपोज इसका आंसर आ गया 35। तो ये जो है इंटू 100, दिस इज माई कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, कैलकुलेशन के लिए कभी। तो ये बस याद रखना, न्यूमरेटर में कैपिटल को लोगे, डिनोमिनेटर में असेट इंटू रिस्क लोगे, इंटू 100 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके। डिपॉजिट्स जो होते हैं बैंक के, बेसिक यहाँ पे ज्ञान दिया है वो बस बता रही हूँ। कासा इस करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, ये ऐसे डिपॉजिट्स है जो रीपेएबल ऑन डिमांड है, जब भी कस्टमर मांगेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर टर्म डिपॉजिट्स होता है सिमिलर टू एफडी, कि एक स्पेसिफिक टर्म के बाद आपको वो वापस करना है। और फिर एक होता है डिपॉजिट डेसिग्नेटेड इन फॉरेन करेंसी वाले डिपॉजिट्स। हम अगर कासा का ऑडिट कर रहे हैं, जस्ट गिव मी सेकेंड, अगर हम कासा का ऑडिट कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है? तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे आएगी। एक है केवाईसी वाला पॉइंट एंड एक है सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट वाला पॉइंट, ये आपको देखना है। सबसे पहले सैंपल बेसिस पे चेक करो कि केवाईसी नॉर्म्स जो है, नो योर कस्टमर, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है कि करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, उसके दो तीन सेंटेंसेस आप लिख लो, ये वाला। उसके बाद बैलेंसेस चेक कर लो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के। इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करो, ये जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है ना, ये हर आंसर में आपको बनेगा। एंड जनरली इंटरेस्ट पे नहीं होता करंट अकाउंट पे, तो वो देखो कि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट तो पे नहीं हुआ। उसके बाद कोई एक्सेस विड्रॉवल वाला केस है, डेबिट बैलेंसेस इन करंट अकाउंट, उसको नेट ऑफ नहीं किया है लायबिलिटी साइड में, बट एडवांस करके दिखाया है। मतलब बेसिकली एक चीज होती है लोन, एंड एक चीज होती है लोन दिया बैंक ने, जो बैंक का असेट बनता है, और एक चीज होती है कि बैंक को किसी को पैसे देने हैं, तो बैंक की लायबिलिटी है। ये तो एक दूसरे के साथ नेट ऑफ नहीं होने चाहिए। लोन को लोन जैसे दिखाओ एडवांसेस, लायबिलिटी को लायबिलिटी जैसे दिखाओ, ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। फिर जो भी प्रोसेस है बैलेंस कंफर्मेशन की, वो फॉलो हो रही है नहीं वो। एंड कोई इनऑपरेटिव एंड डोरमेंट अकाउंट है, वो कब बनता है? तो अगर किसी अकाउंट में 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो तो इनऑपरेटिव या डोरमेंट अकाउंट बनता है। तो ये सब प्रोसेस फॉलो हो रही है नहीं, ये वेरीफाई कर लो, और डोरमेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहे ना, ये वेरीफाई करो, ऐसे यहाँ पे दिया है। लेट्स रिवाइज कासा को कैसे देखना है। तो सबसे पहले केवाईसी नॉर्म्स, उसके बाद आप जनरल पॉइंट्स लिखोगे सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट के बारे में, फिर इंटरेस्ट का पॉइंट, फिर आता है एक्सेस विड्रॉवल अगर है तो क्लासिफिकेशन में गलती तो नहीं है, फिर प्रोसीजर्स फॉलो किए नहीं वो देखो, फिर इनऑपरेटिव डोरमेंट अकाउंट्स को देखो। यस हो गया, दिस इज योर आंसर। बैलेंसेस को वेरीफाई करो, 7 पॉइंट्स 5 मार्क्स। नेक्स्ट, बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स अगर आपको बैंक की चेक करनी है तो क्या करना है?
तो एक आप शॉर्टकट को ऐसे याद रख सकते हो कि मेरे 505 रैम की सीडी है। सो व्हाट इज 505? 505 ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उस पे आपको 2-3 लाइन लिखनी है फर्स्ट पॉइंट पे। हम बोरिंग्स चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट रैम, RAM, आर स्टैंड्स फॉर आर वर्सेस आर। मतलब रीडिस्काउंट एंड रीफाइनेंस ऐसी दो टर्म्स होती है, उनमें फुल डिस्टिंक्शन होना चाहिए। रीडिस्काउंट मतलब और थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, रीफाइनेंस मतलब लोन दिया था, चुका नहीं पाया कस्टमर, तो बैलेंस अकाउंट के लिए मैंने फिर से लोन दे दिया, रीफाइनेंस। रीफाइनेंस कम्स अंडर बोरिंग्स, रीडिस्काउंट डजंट कम इन बोरिंग्स, ऐसे यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है एसीआई ने। ये पॉइंट आपको बताना है। 505 रैम की सीडी, 505 हो गया, 505 रैम। फर्स्ट आर स्टैंड्स फॉर आर वर्सेस आर। ए स्टैंड्स फॉर ऑथराइज्ड, मतलब जो भी लोन्स दिए वो ऑथराइज तो है ना, और ब्रांच जो भी लोन दे रही है, हेड ऑफिस ने ऑथराइज तो किया है ना ब्रांच को लोन देने के लिए। ओके, आर, ए फॉर ऑथराइज्ड। आर, नेक्स्ट आर स्टैंड्स फॉर, सॉरी, एम, रैम का एम स्टैंड्स फॉर मनी। आपको क्या देखना है कि मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस वाले जो ट्रांजैक्शंस है, वो जो बोरिंग्स है, वो ऑथराइज्ड है या नहीं। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उन पे जो आया है, ड्यूरेशन है, वो सब चेक करना है। सो 505 रैम, आर फॉर आर वर्सेस आर, ए फॉर ऑथराइज्ड, एम फॉर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सीडी, सी स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब अमाउंट शोन इन ब्रांच अकाउंट्स प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है ना, मतलब ब्रांच का क्लासिफिकेशन करेक्ट है या नहीं, उसी हिसाब से वो एचओ के क्लासिफिकेशन पे चला जाएगा। एंड डी फॉर डॉक्यूमेंट्स, मतलब लोन देने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली दिए हैं या नहीं, उनको चेकिंग हुआ है नहीं, सिग्नेचर, एवरीथिंग एवरीथिंग। सो बोरिंग्स का ये हमारा आंसर हो गया 505 रैम की सीडी। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल को आपका ऑडिट करना है, तो आप क्या क्या उसमें चेकिंग करोगे। यस, हमारा अब बस हो जाएगा 10-15 मिनट में, सो प्लीज बेयर विद दिस। सबसे पहले एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस, कंटिन्यूटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स देखना है, तो क्या क्या देखना है कि सारे ट्रांजैक्शंस प्रिंटेड फॉर्म से हो रहे हैं नहीं, अनयूज्ड फॉर्म्स प्रॉपर कस्टडी में है नहीं, ये मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, फॉर्म वाला पॉइंट बहुत होता है, तो ये वही पॉइंट है। फिर उसके बाद टेलीग्राम्स कोई है तो उनको रिलायबल प्राइवेट कोड दिया है या नहीं। फिर सिग्नेचर्स देखने हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स जो है जो वो इमीडिएटली कंफर्म हो रहे हैं या नहीं। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन 5-6 पॉइंट्स है इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ आपको। सैंपल देखो कि कोई ओल्ड आउटस्टैंडिंग्स है, उनको बिना एडवाइस के तो पेमेंट नहीं हो गया, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही पेमेंट हो या नहीं, वो देखना है। नेक्स्ट, ऑडिट अप्रोच। अब कंटेंजेंट लायबिलिटी के केस में है ये बेसिकली, उनका आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के बेस में। तो हमें इस केस में मैनेजमेंट से एक रिप्रेजेंटेशन लेना है। कंटेंजेंट लायबिलिटी में प्रॉब्लम है वैल्यूएशन में एंड आइडेंटिफिकेशन में, इस केस में हमें मैनेजमेंट एक रिप्रेजेंटेशन देता है। उसमें क्या होना चाहिए, ये आंसर है। तो इसको अब याद ऐसे रखोगे कि 3 पॉइंट्स ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है। ये कैसे याद रखोगे, तो कंटेंजेंट लायबिलिटी तो बुक्स के बाहर होती है, मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एंड P&L, उसके बाद वो आती है, इसलिए ऑफ बैलेंस शीट ऐसे आप याद रखोगे। ऑफ बैलेंस शीट के 3 पॉइंट्स है। फिर कंटेंजेंट लायबिलिटी से डिस्क्लोजर, सो डिस्क्लोजर के 3 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स तो आपके ऐसे ही बन गए। एंड फिर एक डायरेक्टर से रिलेटेड पॉइंट है। सो लेट्स सी, ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स आर अकाउंटेड इन बुक्स। बुक्स में अकाउंटिंग हुआ है या नहीं वो देखना है, अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो। प्रोसीजर फॉलो हुई है या नहीं, एंड उनके अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, ये आपको देखना है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का। फिर डिस्क्लोजर, ईयर एंड के लायबिलिटीज डिस्क्लोज किए हैं नहीं वो। क्रिस्टलाइज लायबिलिटीज अगर है तो उनका प्रोविजन एडजस्टमेंट हुआ है नहीं, मतलब कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट थी एज ऑन 31 मार्च, 1 अप्रैल को पता चला अरे क्रिस्टलाइज्ड, तो उसके रिलेटेड प्रोविजन बनना चाहिए बुक्स में, तो वो बना है या नहीं। एंड नेक्स्ट, AS 29 फॉलो किया है नहीं, क्योंकि बैंक को अभी तक इंडेस एप्लीकेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट, डायरेक्टर्स, कोई गारंटी है जो डायरेक्टर ने दी है, तो उसके रिलेटेड जो चेकिंग है वो इस पॉइंट में कवर हो जाएगा। ये भी एक डिस्क्लोजर का पॉइंट है कि रिमोट वाला जो है तो मैनेज, रिमोट है इसलिए डिस्क्लोज नहीं की, इसलिए प्रोविजन नहीं किया, तो मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटीज का, कैसे चेक करना है। सो ये 8 पॉइंट्स है, आपको ऐसे याद रखना है। LC CL BG, लेटर ऑफ क्रेडिट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, एंड BG इज बैंक गारंटी। LC CL BG, देन पॉइंट 4 एंड 5 आर रिगार्डिंग क्या आपको नहीं देना है नॉर्मल लोगों को। LC CL BG 4-5 क्या आपको नहीं देना है नॉर्मल लोगों को। 6
आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल कंटिंजेंट लायबिलिटी, 6 इज आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल, 7 इज कंप्लीटली रिकॉर्ड करो एंड 8 इज अमाउंट भी करेक्ट रिकॉर्ड करो कंटिंजेंट लायबिलिटी के। देखते हैं एक एक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, वेरीफाई कि सारे एलसीज के डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है नहीं जब भी आप लेटर ऑफ क्रेडिट देते हो। एलसी, फिर सीएल, सॉरी सीएल इज नॉट कंटिंजेंट लायबिलिटी, सॉरी सीएल इज कंफर्ट लेटर। तो कंफर्ट लेटर बैंक ने इशू किए हैं नहीं कंटिंजेंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग। एलसी सीएल बीजी, बीजी इस जो गारंटी है उनका पीरियड को टर्मिनस है यानी क्रेडिट फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट से, मतलब शिपमेंट का जो टर्म है उतना ही आपका बीजी का टर्म होना चाहिए। एलसीसीएल बीजी 4 4 5 शुड नॉट बी गिवन, मतलब ऐसी जो चीजें हैं वो आप रेगुलर कस्टमर्स को ही दो, उनके बाद किसी को मत दो, ऐसे यहाँ पे दिया गया है। यस, यहाँ पे भी ये है, अदर देन इट्स रेगुलर कस्टमर को तो ये सर्विस नहीं दी। 4 5 6 आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल कंटीजेंट लायबिलिटीज, आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड है या नहीं वो देखो। 7 कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं वो देखो। एंड लास्ट ईयर एंड अमाउंट का जो अमाउंट है वो रीजनेबल है या नहीं वो देखो। ये आपके 8 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट इज क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, तो उसमें 4 पॉइंट्स है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में याद करेंगे। पहला आपको देखना है क्यों नहीं एक्नॉलेज किया, क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। एंड नेक्स्ट आपको देखना है कि आउटस्टैंडिंग क्लेम्स के बारे में 2 पॉइंट्स, क्यों नहीं रिकॉर्ड किया तो उसका कोई एविडेंस है क्या कि रिकॉर्ड ना किया हुआ कोई के रीजन का कोई डॉक्यूमेंट है क्या। नेक्स्ट रिव्यू करना है मिनट्स ऑफ मीटिंग को, उसमें कोई डिसीजन हुआ है तो वो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया के 2 पॉइंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। नेक्स्ट क्लेम्स आउटस्टैंडिंग अगर है मैनेजमेंट से पूछो कि ऐसा कोई क्लेम्स है या नहीं। एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स को देखो कि ऐसा तो नहीं कि अप्रैल में कोई कस्टमर आया था जिसने बैंक से 10 लाख रुपए मांग लिए और बैंक ने बोला हमारे बुक्स में तो तुम हो ही नहीं। ऐसा कोई क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है या नहीं आप सब्सिक्वेंट इवेंट से भी देख सकते हो। एक्सक्यूज मी, गारंटी इज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, सब्सिडरी के बिहाफ पे गारंटी दे दी। चेकिंग क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो हुए या नहीं, सैंक्शन के बाद ही दिया है नहीं। फॉर्म्स जो होते हैं गारंटी के फॉर्म्स वो ठीक से देखो। रजिस्टर्स चेक करो, एक्सपायर्ड गारंटीज को अभी तक रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो वो चेक करो। यहाँ पे भी रजिस्टर्ड है लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग गारंटीज वगैरह, सिमिलर पॉइंट। एक्सपायर्ड गारंटीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए ये इंश्योर करो। एंड एएस 29 प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटी कंटिजेंट एसेट को फॉलो करो। लेट्स डिवाइज वंस अगेन। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल्स चेक करो, सैंक्शंस वाला, फिर फॉर्म्स चेक करो, रिकॉर्ड्स चेक करो, रजिस्टर चेक करो, एक्सपायर्ड गारंटी तो नहीं आ रही ये चेक करो। एक्सपायर्ड के 2 पॉइंट्स है, उसके बाद जो लिस्ट है वो रजिस्टर से मैच होनी चाहिए वो चेक करो, फिर एएस 29 का कंप्लायंस कर लो। नेक्स्ट बिल्स फॉर कलेक्शन, उसमें आपको क्या क्या चेक करना है कि दूसरे ब्रांच पे ही अगर कोई बिल है इंटर ब्रांच तो वो नहीं आनी चाहिए बिल्स फॉर कलेक्शन में, पहला ये इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट को एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट उसके जो आउटवर्ड बिल्स है वो रजिस्टर से क्रॉस चेक कर लो, रजिस्टर वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट डेट पे जो कलेक्शन आ रहे हैं उनको एक बार वेरीफाई करो कि बाद में अगर कलेक्ट हो रहा है तो सेम ही अमाउंट कलेक्ट हो रहा है नहीं। नेक्स्ट प्रोसीजर को चेक करो फॉलो हो रही है नहीं। इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करो कि बैंक का अकाउंट कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो रहा है या नहीं, और बैंक का कमीशन कलेक्ट हो रहा है नहीं ये भी चेक करो क्योंकि आपका रेवेन्यू उसी से आता है। ये आपको देखना है। क्या देखना है, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट करना है, रजिस्टर से क्रॉस चेक करना है, एक्चुअल रिसीट को क्रॉस चेक करना है, फिर प्रोसीजर को देखना है एंड इंटरनल कंट्रोल्स को देखना है, ये भी देखना है कि आपका कमीशन मिल रहा है या नहीं। 6 पॉइंट्स हो गए। अब ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर नेशनलाइज्ड बैंक का ऑडिट रिपोर्ट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है क्योंकि वो भी एक शेयर होल्डर है। सो दिस इज अ एमसीक्यू पॉइंट। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। हम्म, जो रिपोर्ट जो जाता है उसमें ऑडिटर ने क्या क्या स्टेट करना चाहिए, ऑडिटर शुड स्टेट द फॉलोइंग, तो क्या क्या स्टेट करना चाहिए वो आंसर हम पढ़ रहे हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट में फिनेंशियल्स होता है, फिनेंशियल्स में बहुत सारी चीजें होती है, वही आपका क्लू है इस आंसर को याद रखने का। सबसे पहले आपको याद रखना है फिनेंशियल्स में क्या होता है, बैलेंस शीट होती है, पीएनएल होता है, एंड फिर उसके बाद अब ये बताते हैं आपको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिली या नहीं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन से ही बैलेंस शीट बनती है, एंड रिटर्न्स होते हैं। तो यही आपका आंसर है कि आपको बताना है गवर्नमेंट को कि बैलेंस शीट फुल एंड फेयर है या नहीं, प्रॉपरली ड्रॉन अप है या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती है या नहीं, क्योंकि उसी के लिए तो हम ये सब करते हैं।
फिर आपको आपने जो जो इन्फॉर्मेशन मिली वो आप मांगी वो आपको मिली या नहीं, सेटिस्फैक्ट्री थी या नहीं। ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस बैंक ने अंडरटेक किए वो बैंक के पावर में है ना, ऑथराइज लोगों ने ही किए हैं। रिटर्न्स, ब्रांच से जो रिटर्न आई है वो करेक्ट है या नहीं, ऑडिट के लिए सुटेबल थी या नहीं। P&L ठीक से ड्रॉ हुआ है या नहीं। एंड BS स्ट्रिप, मतलब मैंने आपको, अच्छा एक सेकेंड ना, सो दिस इज अ ट्रिक आई हैव मेड टू रिमेम्बर दिस, which is business strip. I hope this is visible. Yes. So this is business, BSTRIP, business ट्रिप, ये हो गया आपका आंसर। एंड लास्ट इज अदर मैटर, ये चीजें आपको बतानी है ऑडिट रिपोर्ट में। हाँ, और जो अनऑडिटेड ब्रांचेस है जो आपने ऑडिट नहीं किए, उनका ना सिर्फ नंबर बताओ, 10 ब्रांचेस इतना मत बताओ, उसके अमाउंट भी बताओ कि इतना अमाउंट हमने ऑडिट नहीं किया फिर भी ऑडिट रिपोर्ट में आ रहा है क्योंकि कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। ये यहाँ पे दिया है कि क्वांटम भी आप बता दो। कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, वी ऑलरेडी नो। आउटस्टैंडिंग बिप्स, बी स्टैंड फॉर बैंकिंग कंपनी। फिर ऑडिट रिपोर्ट में एडिशनल चीजें होनी चाहिए, ये भी मैंने ऑलरेडी कवर किया है मेरे रिवीजन ऑफ कंपनी ऑडिट में। वो एक ट्रिक थी जो नीरज अरोरा सर की ट्रिक थी, उसमें एक अदर मैटर्स था और उसमें मैंने बोला था कि मुर्गी के 6 अंडे हैं, तो वही 6 अंडे हैं यहाँ पे। यू कैन रेफर दैट वीडियो ऑफ माइन, आई एम नॉट कवरिंग दिस सेपरेटली। नेक्स्ट इज लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट नाम का रिपोर्ट होता है बेसिकली, जो स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर्स को देना है एंड स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स को भी देना है। सेंटर के ऑडिटर्स को भी देना है, ब्रांच के ऑडिटर्स को भी देना है। उस वो एक क्वेश्चनर के फॉर्म में होता है जो आपको फिल करनी होती है। एंड स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर्स सेंट्रल ऑडिटर्स को भर के देते हैं, ब्रांच वाले ऑडिटर्स सेंट्रल वाले ऑडिटर्स को भर के देंगे। एंड उसकी कॉपी बोर्ड को दी जाती है, उस पे बोर्ड के कमेंट्स, व्यूज, डायरेक्शंस होता है और फिर वो RBI को सबमिट होती है विद इन 60 डेज। जब ऑडिटर 60 डेज में बोर्ड को देंगे, बोर्ड कमेंट लिख के 60 डेज में RBI को देंगे। अब अदर देन दिस, एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोसेस, सेंट्रल ऑडिटर रिपोर्ट्स देता है और उन रिपोर्ट्स में बहुत चीजों का सर्टिफिकेशन होता है। तो वो क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहला होता है IFC ओवर FR, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अदर देन ऑडिट हम क्या क्या देते हैं, ये वो आंसर है। फिर हम देते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, अभी तो पढ़ा। फिर SLR का कंप्लायंस वो बताते हैं। फिर कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी हम देते हैं। उसके बाद असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई गाइडेंस है तो वो देते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट देते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडीज, इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट की चीजों का देते हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव है, बता रही हूँ बस आपको। अब आता है कॉन्करेंट ऑडिट। वी आर नियर टू द लास्ट पॉइंट्स। तो स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट पे क्वेश्चन आया तो आपको क्या बताना है? तो आप ये प्रोसेस याद रखो कि हम बैंक को बोल रहे हैं कि तुम कस्टमर से डिपॉजिट लो। ठीक है, डिपॉजिट लो, क्या आएगा? कैश आएगा। डिपॉजिट लो, कैश आएगा। आए हुए कैश को एक तो उसका एडवांस दे दो या तो उसको इन्वेस्ट करो। डिपॉजिट दो, कैश आएगा, दो चीजें कर सकते हो। एडवांस दो या तो इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कहाँ पे करो? हाउस कीपिंग में या फॉरेक्स में। ओके, डिपॉजिट दो, कैश आएगा। एडवांस दो या इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कहाँ करो? हाउस कीपिंग में या फॉरेक्स में। सो दिस इज द आंसर। डिपॉजिट्स, कैश, एडवांस इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, हाउसकीपिंग, अदर आइटम्स आई हैव नॉट कवर्ड। ये है आपका स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट में अगर आप एडवांसेस को चेक कर रहे हो, सॉरी सॉरी, कंकरेंट ऑडिट में, ये इंटरनल ऑडिट नहीं था, स्कोप ऑफ कंकरेंट ऑडिट था। एडवांसेस को देख रहे हो कंकरेंट ऑडिट में तो क्या दिखना है? सेम पॉइंट्स है, लोन देते वक्त वाले पॉइंट जो मैंने बताया वो, देने के बाद जो पॉइंट्स बताए वो, जो उस आंसर में मैंने बताया था, सेम पॉइंट्स है। फिर LC BG वाले पॉइंट्स भी यहाँ पे है एंड क्लासिफिकेशन वाले भी पॉइंट्स यहाँ पे है कि करेक्ट क्लासिफिकेशन हुआ है नहीं, लोन्स में ही हुआ ना, एडवांसेस में तो नहीं हुआ ना, मतलब असेट लायबिलिटी वाला वो वाला। फॉरेन एक्सचेंज में आपको क्या चेक करना है? तो FCNR एंड NR, मतलब जो नॉन रेसिडेंट्स के अकाउंट्स है उनको देखना है कि उनके डेबिट क्रेडिट जो उन्होंने किए हैं वो परमिसिबल है या नहीं। नेक्स्ट आपको ये देखना है नोस्ट्रो अकाउंट्स के जो लिमिट्स है वो थ्रेशोल्ड में मीट हो रही है नहीं। तो बेसिकली हम वो जो हाईफाई अकाउंट्स होते हैं फॉरेन करेंसी के उनको देख रहे हैं। सबसे पहले हमने FCNR देखा, उसके बाद हमने नोस्ट्रो देखा। थर्ड हमें देखना है उनका रिकंसिलिएशन ऑफ नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट। सो 3 अकाउंट्स हो गए, नोस्ट्रो वोस्ट्रो FCNR, हाईफाई अकाउंट्स दिख रहे हैं फॉरेक्स के।
फोर्थ पॉइंट इज इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस जो हुआ है, मतलब फॉरेन करेंसी का जो दी है जो ली है उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है नहीं। नेक्स्ट आपको देखना है जो फॉरेन बिल्स है वो नेगोशिएटेड है अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट्स, वो हुआ है या नहीं। सिक्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक हाईफाई चीज होती है जो एसएफएम में आप पढ़ते हो, उसका एक्सटेंशन कैंसिलेशन ठीक से हुआ है या नहीं। तो फॉरेन करेंसी में आपको 6 हाईफाई चीजें याद रखनी है। फर्स्ट एफसीएनआर अकाउंट, नेक्स्ट नोस्ट्रो अकाउंट, नेक्स्ट नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलेशन, उसके बाद जो एसएफएम में आप पढ़ते हो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस का कैलकुलेशन, एंड उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर फॉरेन बिल्स नेगोशिएट हुए हैं या नहीं। ओके, अब अपॉइंटमेंट ऑफ कंकरेंट ऑडिटर्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आईसीएआई ने दिया है कि कंकरेंट ऑडिटर्स स्टाफ भी हो सकता है या एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी हो सकता है, खुद भी बैंक कंकरेंट ऑडिट कर सकती है। ओन ऑफिशियल से अगर कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस्ड, वेल ट्रेन्ड एंड सफिशिएंटली सीनियर ऑफिसर्स हो, इतना आप देख लो, एंड उनका टेन्योर डिसाइड करो। तो 5 इयर्स होगा मैक्सिमम टेन्योर, लेकिन अगर कोई ब्रांच का कंकरेंट ऑडिटर है तो उसका मैक्सिमम 3 होगा, तो सेंटर का 5 एंड ब्रांच का 3 इयर्स। एक्सटर्नल फर्म्स को अगर अपॉइंट किया है तो उनको एक बार चेक कर लो उनके सीरियस एक्ट्स ऑफ ओमिशन वगैरह तो नहीं है उनके प्रीवियस अकाउंट अपॉइंटमेंट में, उनका अपॉइंटमेंट किसी ने कैंसिल तो नहीं किया था आरबीआई या आईसीआई ने, वो देख लो, मतलब ऑडिटर की लायकी देख लो बेसिकली कि वो कर सकता है नहीं आपका ऑडिट। ओके, नाउ लास्ट आंसर, रिपोर्टिंग सिस्टम्स कॉन्करेंट ऑडिट में। तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि हम बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट करने के लिए गए, तो ऑडिट हमने कर दिया था, हमने एक फॉर्मेट बनाया जिसमें एक नोट बनाई और उसमें हमारा क्वार्टरली रिव्यू दे दिया बैंक को। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई डेफिशिएंसी है तो उनको स्पेशल नोट में हाईलाइट करना चाहिए, एंड क्वार्टरली रिव्यू आपने देना चाहिए, तो हमने ये तो कर दिया था। बट ब्रांच ने बोला, बैंक ने बोला नहीं नहीं हमें तो जोन वाइज चाहिए, जोन वाइज रिपोर्टिंग होना चाहिए। हम कॉन्करेंट ऑडिट करने के लिए गए थे, हमने रिपोर्ट बनाया, स्पेशल नोट भी बनाई, क्वार्टरली रिपोर्ट भी दे दिया, बट उन्होंने बोला जोन वाइज दे दो, तो जोन वाइज दे दिया। फिर जोन वाइज देने के बाद वो बोले चलो डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट को। सो बिफोर सबमिशन ऑडिटर ने हमेशा डिस्कस करना चाहिए एंड अपोजिट व्यू पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए। सो हमने डिस्कस भी कर लिया, डिस्कशन में पता चला इरेग्युलरिटीज है, तो जो माइनर इरेग्युलरिटीज है वो रेक्टिफाई होनी चाहिए, लेकिन जो सीरियस वाली है वो रिपोर्ट होनी चाहिए, ये डिफरेंस है। डिस्कशन से हमें इरेग्युलरिटीज पता चली। हम ऑडिट करने गए थे, हमने फॉर्मेट बनाया, नोट बनाई, रिव्यू भी बनाया, क्वार्टरली रिव्यू, बट वो बोले नहीं जोन वाइज चाहिए, तो जोन वाइज दे दिया। देने के बाद वो बोले डिस्कशन करो, तो डिस्कशन किया, डिस्कशन से इरेग्युलरिटीज है, इरेग्युलरिटी में ये समझा कि ये इरेग्युलरिटी नहीं, ये फ्रॉड है। वो फ्रॉड में आपको देखना है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस अगर डिटेक्ट हुए हैं तो उनका रिपोर्टिंग देखना है आपको, ऑडिटर को, ये बस एक पॉइंट है। इरेग्युलरिटी से पता चला फ्रॉड है, एंड फ्रॉड है या जो भी है आपको फॉलो अप करना है, फॉलो अप एक्शन, हाई प्रायोरिटी पे फॉलो अप ले लो सारी चीजों का। बस, सो दिस वाज योर आंसर एंड दीज वर द ट्रिक्स टू रिमेंबर। आई होप दिस वाज यूजफुल। इसको आप 4-5 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट को पक्का से याद करो, एक भी चीज को स्किप मत करो, एंड जो नॉन इंपॉर्टेंट है उसको एक बार पढ़ के रखो, उनके आंसर्स बहुत जनरल रहेंगे अगर पूछे भी जाए तो। सो 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, जितना आप लिख रहे हो एक दो मार्क्स तो मिल जाएंगे, एंड इंपॉर्टेंट को अच्छे से करो, यू विल ऑल्सो स्कोर फुल मार्क्स इन क्वेश्चन ऑफ बैंक। एंड बैंक ऑडिट पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का से ही एक्सपेक्टेड है, हर अटेम्प्ट में आया है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज डोंट स्किप इट, वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर एग्जाम, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।